I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. Hello everyone, this is EVS MCQ series and we are moving to next MCQ video for the EVS. Now we will do 141 number question क्योंकि 140 तक हम लोगों ने देख लिया था. We are moving to 141 number of the question and let us start with first question for today. फर्स्ट क्वेश्चन इज इकोसिस्टम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ. इकोसिस्टम किसका पार्ट है? आयोनोस्फेयर का पार्ट है, लिथोस्फेयर का पार्ट है, बायोस्फेयर का पार्ट है या मेसोस्फेयर का पार्ट है? अब आप लोग मेरे को बताओगे आयोनोस्फेयर और मेसोस्फेयर क्या है. आयोनोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर इज नॉट द पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर, इट इज अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर. ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स बताई थी ना प्रीवियस वीडियोस में, एक बार रिकॉल करा देते हैं. चलिए यहाँ पे रिकॉल हो जाएगा. लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे नीचे कौन सा लेयर होता है? यहाँ पे होता है लिथोस्फेयर जहाँ पे मिट्टी होती है. उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आयोनोस्फेयर हो गया, सॉरी उसके बाद मेसोस्फेयर, देन आयोनोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर, फिर आउटर स्पेस आ जाता है. एकदम क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में. आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में ही बताया गया है इसको. एंड इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. इकोसिस्टम किसका पार्ट है? तो ये बायोस्फेयर का पार्ट है. बायो मीन्स लाइफ, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले. एंड जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है वही तो इकोसिस्टम होता है. नाउ 142 नंबर क्वेश्चन. दिस इज ट्रू अबाउट सेकेंडरी सक्सेशन. सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेकेंडरी सक्सेशन और प्राइमरी सक्सेशन में क्या डिफरेंस होता है, जो पहले बताया जा चुका है. आप लोग प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हो. चलो यहाँ पे देखते हो कौन सा सही है. ए इज फॉलोज प्राइमरी सक्सेशन. कि सेकेंडरी सक्सेशन हमेशा प्राइमरी सक्सेशन के बाद आता है, तो गलत है. हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी प्राइमरी सक्सेशन के बाद कोई सक्सेशन आता ही नहीं है. These takes place on the deforested side. Okay, this is correct. कहीं कोई ऐसा लैंड है जहां पे पहले फॉरेस्ट हुआ करता था, अब फॉरेस्ट है नहीं, तो वहां पे ही आएगा सेकेंडरी सक्सेशन. नेक्स्ट सी इज सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन एक्सेप्ट दैट रिलेटिवली स्लोअर पेस. एकदम रॉन्ग. प्राइमरी सक्सेशन से इक्वल तो होता नहीं है. बिगिंस ऑन अ बेयर रॉक. रॉन्ग. बेयर रॉक पे प्राइमरी सक्सेशन होता है, ना कि सेकेंडरी सक्सेशन. सो आंसर विल बी बी. नाउ 143. दिस अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन इज इनकरेक्ट. ऐसा क्वेश्चन डील करने को लिए बताए थे ना कि कैसे इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन को डील करते हैं. पहले करेक्ट और इनकरेक्ट सारे स्टेटमेंट के बारे में लिख लेते हैं. इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पूछा है. फूड चेन रिलेशनशिप बिकम मोर कॉम्प्लेक्स. करेक्ट. क्योंकि सक्सेशन जैसे होगा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और फूड चेन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज एज सक्सेशन प्रोसीड्स. ये भी करेक्ट है कि स्पीसीज का डाइवर्सिटी बढ़ेगा, सक्सेशन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा. नेक्स्ट, रोल ऑफ डिकम्पोजर बिकेम ऑल मोर इम्पोर्टेंट. ऑफ कोर्स करेक्ट. एक सक्सेशन के बाद दूसरा सक्सेशन आएगा, दैट मीन्स एक एक जिंदा हो रहे हैं, बॉर्न हो रहे हैं, दूसरे मर रहे हैं, तो डिकम्पोजर्स का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड लास्ट लाइन इज इट इज अ रैंडम प्रोसेस. नो, इट इज नॉट अ रैंडम प्रोसेस, इट इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस. फिनोमिना है ये एक. सो इट इज नॉट अ रैंडम प्रोसेस. तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर विल बी दिस डी. आपसे इनकरेक्ट पूछा था तो आंसर विल बी डी. Next, 144 number question. Process of successful establishment of species in new area is known as. स्पीसीज के नए एरिया में स्टैब्लिश हो जाने को क्या बोलते हैं? आंसर इज सी, एसेसिस. एंड ये चारों ही वर्ड आपको अननोन नहीं है. क्लाइमेक्स प्रीवियस क्लास में बता दिया गया है. सीरी, ये दोनों तो सक्सेशन का वर्ड है. इसेसिस इज स्पीसीज इन न्यू एरिया. इन्वेजन का मतलब होता है कि किसी लैंड पे किसी दूसरी स्पीसीज का इन्वेजन होना, वो आके ऑक्यूपाई कर लेती है पूरे लैंड को. 145 number question. Ecological succession is an important function of ecosystem. Whichever the following statement about ecological succession is correct. यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, चलो देखते हैं. Succession refers to change in population or community structure that occur at boundary of two habitat. दो habitat के बाउंड्री में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग सक्सेशन. तो ये गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि दो बाउंड्रीज में नहीं होता है सक्सेशन, पूरे के पूरे फॉरेस्ट में होता है, पूरे एरिया में होता है. Second statement is it is a universal process of directional change in vegetation and animal life on an ecological time scale. एकदम करेक्ट. टाइम स्केल के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है वेजिटेशन में भी और एनिमल लाइफ में भी. तो सेकंड इज करेक्ट. यहाँ पे पूछा है हमसे करेक्ट, तो सेकंड बी विल बी द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. In context of types of ecological succession, consider the following statement and identify the correct ones. There are two types of succession, autogenic and allogenic succession, जो हमने previous classes में देख लिया था. अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है. ऑटोजेनिक सक्सेशन का मतलब होता है जो बायो
मतलब लिविंग थिंग्स की वजह से होता है, और एलोजेनिक नॉन लिविंग, दैट मीन्स वाटर, एयर, सॉयल, टेम्परेचर, ऑल्टीट्यूड, इन सब की वजह से अगर सक्सेशन हो तो वो एलोजेनिक सक्सेशन है। ऑटोजेनिक लिविंग थिंग्स की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ट्रीज, ये लोग। ऑटोजेनिक सक्सेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय लिविंग इनहैबिटेट्स, ये सही है। एलोजेनिक सक्सेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, वेरी करेक्ट। तो बोथ आर करेक्ट, आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 147, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्टिविटी? बहुत ही इजी है, एंटी फॉरेस्ट कौन सा होगा? प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल, ये कभी एंटी फॉरेस्ट होगा? नहीं, ये तो फॉरेस्ट से के लिए अच्छा है। एंटी मतलब जो फॉरेस्ट के लिए खराब हो। प्रिजर्वेशन ऑफ फायर्स, आग को रोकना, ये भी तो सही है, अच्छा है ये भी, तो ये भी एंटी फॉरेस्ट नहीं है। क्लियर फेलिंग, क्लियर फेलिंग मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन, फेलिंग मतलब ट्रीज को गिराना। एंड लास्ट है इकोनॉमी ऑफ लंबरिंग, लंबरिंग मतलब है कि ट्रीज को काटना फॉर टिम्बर, मतलब फर्नीचर के लिए जो लकड़ी वगैरह लेके जाते हैं ना, उनके लिए इकोनॉमी। So anti-forest activity क्या है? Clear felling is a more anti-forest activity. So C will be the answer. Although economy of lumbering, lumbering भी हर forest में allowed नहीं है, पर बहुत सारे forest में lumbering allowed है। बैम्बू वगैरह को काटना भी lumbering में आता है। 148. The energy produced by the hydel power plant is very easy. Hydel power plant मतलब पानी वाला, जो पानी से एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना। अच्छा, हाइडल पावर प्रोड्यूस कैसे होता है? हाइडल पावर इज, जो डैम बनाया जाता है, पहले तो मान लेते हैं यहाँ पे रिवर है, दिस इज रिवर, एंड इसके ऊपर हम लोग चेक डैम्स बना देते हैं। डैम बनाया हमने, अब इसके ऊपर से पानी को नीचे बहुत प्रेशर से गिराया जाता है, यहाँ पे पानी को रोका जाता है, और जब पानी पूरा भर जाता है तो इसके ऊपर से नीचे गिरता है पानी बहुत प्रेशर से। एंड इस प्रेशर से यहाँ पे एक टरबाइन रखी होती है, उसमें इंजन रखा होता है, वो इस प्रेशर से घूमता है और इससे एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। पॉल्यूशन, पॉल्यूटिंग तो है नहीं, तो नॉन पॉल्यूटिंग है। तो सबसे पहले पॉल्यूटिंग काट दो कि पॉल्यूटिंग नहीं है। अब हमारे पास दो बचे, नॉन पॉल्यूटिंग। अब ये देखना है कि रीन्यूएबल है कि नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल मतलब फिर से यूज किया जा सकता है कि हाँ किया जा सकता है, जैसे पानी कंज्यूम नहीं हो रहा है, पानी को वापस से हाइट से गिराओ, वापस एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, तो ये रीन्यूएबल भी है, दैट इज वाई सी विल बी आंसर। नॉन रीन्यूएबल मतलब होता है कि जिसको आप रीन्यू नहीं कर सकते, एक बार यूज कर लिए खत्म हो गया। बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है ना वाटर वाले में कि लोग सोचते हैं कि पानी से एनर्जी प्रोड्यूस हुई, पानी खत्म हो गया, बेकार हो गया, नहीं, पानी को हाइट से गिराने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, 149 नंबर क्वेश्चन, विच वन रिप्रेजेंट द रेगुलेटिव फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट रेगुलेट कर रहा है किसी चीज को, ठीक है, तो स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ गैसेस, इससे क्या रेगुलेट होता है? पॉल्यूशन। गैसेस में CO2 हो गया ना, ग्रीन हाउस गैसेस हो गई ना, ऑक्सीजन हो गया ना। ओके, प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल, ये तो प्रोडक्टिव फंक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्टिव फंक्शन है। कंजर्व करना वाटर एंड सॉयल, तो ये किसी को रेगुलेट नहीं कर रहा है। फर्स्ट वाला इज करेक्ट है कि ये पॉल्यूशन को रेगुलेट कर रहा है इस फंक्शन से, ये चारों ही फॉरेस्ट के फंक्शन है। 150 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PVI। और इसको आप लोग गलत भी करके आओगे अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। ओजोन होल मीन्स होल, होल का मतलब छेद होता है, पर ओजोन होल का मतलब छेद नहीं होता है, इट इज थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। ऐसे एक ओजोन लेयर है हमारे अर्थ अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अब ये इतनी मोटी है, ठीक है। लेकिन अंटार्कटिका जहाँ पे, अंटार्कटिका कहाँ है आप लोगों को बताते हैं। दिस इज ग्लोब, ग्लोब दो पार्ट में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। जो हिंदी में समझ रहे वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अब ओजोन यहाँ यहाँ पे है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका है यहाँ पे, तो यहीं पे ओजोन लेयर डिप्लीशन हम लोगों को देखने में मिला है, क्योंकि यहाँ आइस बहुत पिघलने लगी थी, ग्लेशियर्स पिघलने लगे थे। तो हमने देखा कि रीजन क्या है, क्योंकि सन के UV रेज डायरेक्ट आ जाते हैं, इसीलिए ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी, तो लेयर का डिप्लीट होना। तो अंटार्कटिका जहाँ पे है ना, वहां वो ये लेयर ऐसी हो जाती है, सी मान लेते हैं ये अंटार्कटिका है, ऐसी इतनी पतली हो जाती है ये लेयर, जिसकी वजह से हम लोग इसको ओजोन होल डिप्लीशन बोलते हैं। क्लियर ना? एरिया भी कौन सा है मैंने बता दिया, अंटार्कटिका। Okay, now we will move on to 151 number question in the next video. Keep watching, keep learning. Thank you. Thank you very much.